हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। देखो, आज मैंने जैसे आपको बताया था, आज हम लोग 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 12वीं क्लास बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम लोग आज, ठीक है। और डेली क्लासेज आपकी होने वाली है यहाँ पर। डेली हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले 12th की, ठीक है ना। एंड सब कुछ हम लोग नोट्स एंड उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे अपनी एनसीईआरटी। तो दोनों चीज़ों से मैं आप लोगों की यहाँ पर 12th क्लास कवर करवाऊंगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको नीट पर्पज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो सारे आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सेकंड थिंग, बात करें अगर आप बोर्ड क्लासेज की तैयारी कर रहे हो तो मैं साथ में आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाने वाला हूँ। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को 12th क्लास के अंदर अब नहीं आने वाली है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और देन कंप्लीट 12th क्लास हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना, जीवों में जनन। क्या नाम है? जीवों में जनन। काफ़ी मतलब वैसे तो छोटा चैप्टर है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर नीट की बात करें बच्चों, नीट की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इजीली यहाँ से पूछे जाते हैं और वो डायरेक्ट लाइन उठ के आती है इसके, है ना। एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट यहाँ से पूछी जाती है। इसलिए बच्चों किसी भी चैप्टर को हम लोग छोटा नहीं समझेंगे, है ना। हर एक चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। सारे चैप्टर हमारे लिए इक्वल से हैं, किसी भी चैप्टर को हम लोग हल्के में नहीं लेंगे। तो पहले चैप्टर की हम लोग बात करते हैं। तो अगर नोट्स की बात करें तो मैं पहले आपको नोट्स से पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद आपको मैं एनसीईआरटी से रीड करवाने वाला हूँ। हमारा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ने का, हमारा जो क्राइटेरिया रहता है पढ़ने का वो सिमिलर रहता है। हम लोग नोट्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में वो है लाइफ स्पेन। क्या है वो? लाइफ स्पेन, है ना। अब जीवन अवधि एक्चुअली है क्या? लाइफ स्पेन की बात करें तो याद रखना, जितने भी जीव होते हैं वो कुछ ही समय तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर जैसे उन्होंने जन्म लिया हो तो जब तक ये धरती रहेगी तब तक वो रहेगी, प्रत्येक जीव, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म है भी भैया जो मरते नहीं है ना, जो जीवित रहते हैं, वो एक्सेप्शन है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। एनसीईआरटी में भी लाइन दे रखा है, सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। सेकेंड थिंग, बात करें कि जीवन अवधि की परिभाषा क्या, लाइफ स्पेन एक्चुअली है क्या। तो जीव के जन्म से लेकर, चलो जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहा है, वहां तक का जो समय होता है, वहां तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीव की जीवन अवधि हम लोग बोलते हैं। बच्चों याद रखना, बर्थ से लेकर, है ना, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ होना चाहिए। नेचुरल डेथ, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया हो सडनली या फिर कोई मान लो कोई डिजीज से वो मर रहा हो, ऐसे नहीं। नेचुरल डेथ होना चाहिए, अच्छे खासा मतलब वो जिंदा रहे काफ़ी समय तक और जिंदा रहते वो बूढ़ा हो जाए, उसके बाद अगर उसकी मृत्यु होती है उसी को हम लोग नेचुरल डेथ बोलते हैं। तो इस अवधि को, इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। क्लियर है ये पॉइंट अच्छे से? जीवन अवधि हम लोग बोलते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करें तो जो जीवन अवधि होती है, जो लाइफ स्पेन होता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, उसके आकार पे डिपेंड नहीं करता है। बच्चों याद रखना, जीवन अवधि जो होती है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जैसे कि बात करें साइज से, अगर बात करें तो हमारी भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है कि एक तो क्रो हो गया, दूसरा पैरट हो गया। तो कौवा और तोते के अंदर देखिए तो यार आकार में तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सी बात है, लेकिन फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। क्लियर सी बात है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अंतर बच्चों हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको बात करूं कि जो कौवा होता है, जो क्रो होता है, उसकी जो जीवन अवधि होती है वो कितने साल होती है? 15 ईयर होती है। वहीं अगर बात करें पैरट, तोता जो होता है, उसकी जीवन अवधि होती है 140 ईयर होती है बच्चों, 140 ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना, लाइफ स्पेन जो होता है, जीवन अवधि जो होती है, वो उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार बात करें तो एक तो आम का वृक्ष हो गया, दूसरा पीपल का वृक्ष हो गया। तो इनके अंदर भी साइज तो सिमिलर है बट लॉट ऑफ डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है इनकी भी जीवन अवधि के अंतर।
अब बात करते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा था। तो एक कोशिका के जो जीव होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बच्चों याद रखना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। अगर आपको अमर होना है तो आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना पड़ेगा। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं कि भैया एक कोशिका जीव की प्राकृतिक मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि जब ये मर रहे होते हैं, या ऐसे माने कि अब मान लो इनके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कम हो जाता है, तो क्या करते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं, तुरंत दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर से वो अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इनकी जो नेचुरल डेथ होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। एनसीईआरटी को भी हम लोग कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का, हमारा पहला जो पैराग्राफ है उसकी बात करते हैं। तो जीवन अवधि की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, लाइफ स्पेन की बात करें बच्चों। तो जो जीवन अवधि होती है वो है क्या? तो जो पहली लाइन है, जीव के जन्म से उसकी नेचुरल डेथ तक का काल, यानी कि जो पीरियड होता है वो उसकी जीवन अवधि कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। उसके बाद बात करें कि जीवन अवधि जो होती है, देखो एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन टाइम भी हमको बता रखा है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देन हम लोग बात करें जीवन अवधि जो होती है वो या तो कम से कम 1 दिन हो सकता है या फिर कुछ हजार वर्ष हो सकता है। ध्यान से देखो, या तो 1 दिन हो सकता है या फिर कुछ हजार वर्ष हो सकते हैं। तो ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन दो ही चरम सीमाओं के अंदर जीवन अवधि उनकी आती है। दो चरम सीमा कौन सी हो गई? कम से कम 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार वर्ष। तो जितने भी आप आसपास ऑर्गेनिज्म देखते हो उनकी जीवन अवधि या तो मान लो 15 दिन, 17 दिन, ठीक है, 50 दिन, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200, 300, इस तरह से, यानी कि 1 दिन से लेके कुछ हजार वर्षों के बीच के अंदर ही काफी सारे ऑर्गेनिज्म की जीवन अवधि होने वाली है। क्लियर पॉइंट है ये सारा? अच्छे, सभी को क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब देखो जीवन अवधि जो होती है वो उनके आकार यानी साइज के ऊपर निर्भर नहीं करता, उनके साइज पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके। देखो मैं हाइलाइटर ले लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अच्छे से समझने के लिए। चलिए, क्लियर हो गया ना? ये अच्छे से हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल भी हमको दे रखा कि कौवा और पैरट, यानी कि तोता और कौवे के जो आकार होता है उसमें तो बच्चों ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर भी इन दोनों की जो जीवन अवधि होती है उसमें बहुत सारा अंतर होता है। तो कहने का मतलब है कि जीवन अवधि जो लाइफ स्पेन होती है वो जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करती है। वैसे ही अगर बात करें, एक तो देखो मैंगो यानी आम का वृक्ष हो गया और दूसरा पीपल का वृक्ष हो गया, इन दोनों के अंदर भी सिमिलर, जैसे कि बात करें इनकी साइज तो समान सी होती है, लेकिन इनकी जो जीवन अवधि होती है उनके अंदर काफी सारा अंतर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो बच्चों, जीवन अवधि देखो भले ही कितनी भी हो, लेकिन प्रत्येक जीव की मृत्यु जो है वो सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में बोले तो ये आपको लाइन देखो याद रखना है कि एक कोशिका के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। ये मैंने बता दिया कि एक कोशिका के जीव अमर क्यों है, क्योंकि उनकी प्राकृतिक यानी नेचुरल डेथ नहीं होती है। जब ये मर रहे होते तुरंत ये डिवाइड कर जाते हैं, है ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य भी नहीं होता कि यार हजारों वर्षों से पृथ्वी पर प्लांट्स है, ठीक है, पशु पक्षी है, उनकी स्पीसीज जो कि लॉट ऑफ नंबर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी काफ़ी सारे नंबर के अंदर वो प्रेजेंट है, उनके अंदर जीवित जीवों में कुछ प्रक्रिया आवश्यक होती है। अब ये पॉइंट आपको 11वीं क्लास की फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलते हैं कि देखो जीव होने का मतलब उनके अंदर क्या क्या होता है ना। जीव होने का मतलब जैसे वो ग्रोथ करते हैं या रिप्रोडक्शन कर, तो ये जितने भी करैक्टर होते हैं, मेटाबॉलिज्म वगैरह, वो आपको 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलता है, जो ये कंफर्म करता है कि हाँ सजीव एक्चुअली है क्या। आई होप बच्चों कि ये जो आपका पहला जो आपका पैराग्राफ है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखना, अपनी एनसीईआरटी का भी मैंने एक पेज लिया यहाँ पर, आप देख रहे हो एनसीईआरटी को भी मैंने यहाँ पे लिया और अपने नोट्स का भी लिया है। तो एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म का तो लाइफ स्पेन टाइम अच्छे से दे रखा है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन टाइम यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो आपको उनका जो स्पेस दे रखा है, खाली जगह दे रखा है, उनको फुलफिल करना है। क्लियर है बच्चों? एलिफेंट की बात करो तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? 75 ईयर होता है। ऑलमोस्ट कितना होता है? 75 ईयर होता है। रोज की बात करो, गुलाब के फूल की बात, सॉरी गुलाब का प्लांट्स की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? ऑलमोस्ट 10 ईयर होता है। कितना होता है? ऑलमोस्ट 10 ईयर, 10 साल होता है। डॉग की बात करें तो इनका लाइफ स्पेन होता है ऑलमोस्ट 25 साल होता है। ठीक है। अगर बटरफ्लाई की बात करें तो बच्चों याद रखना 1 से 2 हफ्ते, 1 to 2 वीक इनका लाइफ स्पेन होता है बटरफ्लाई की। ठीक है बच्चों? ओके। कोआ यानी कि क्रो जो होता है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 15 ईयर होता है, 15 साल होता है। बनाना ट्री की बात करें तो इनका लाइफ स्पेन होता है बच्चों याद रखना 25 ईयर होता है। कितना होता है? 25 ईयर इनका लाइफ स्पेन होता है। काऊ की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 25 साल, है ना? 25 ईयर काऊ यानी कि गाय का लाइफ स्पेन होता है। पैरेट का हमको यहाँ पे दे रखा है 140 ईयर। देखो बच्चों, जैसे एनसीईआरटी में दे रखा था कि देखो क्रो हो गया या फिर पैरेट हो गया, इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर से है, बट आप देख सकते हो जीवन अवधि के अंदर कितना सारा डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल की बात करें जिसका नाम है मगरमच्छ, तो क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पेन है बच्चों याद रखना वो कितना है? 60 ईयर है, 60 वर्ष है। हॉर्स की बात करें, घोड़ा का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? ऑलमोस्ट 50 ईयर होता है, ऑलमोस्ट 50 साल होता है। फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई की बात करें, फ्रूट फ्लाई का जो नेम होता है, जूलॉजिकल नेम, वो होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर होता है ना। एक हमने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, घरेलू मक्खी है ना, जिसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई जो होता है उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? 1 मंथ। कितना होता है बच्चों? 1 महीना होता है। धान जिसको हम लोग राइस प्लांट बोलते हैं ना, उसके जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? 4 मंथ होता है बच्चों। कितना होता है? 4 मंथ होता है। क्लियर हो गया? कछुआ की बात करें, देखो बच्चों यहां से आपको याद रखने हैं जिनके लाइफ स्पेन एज इट इज अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है उनका लाइफ स्पेन आपको अच्छे से तैयार रखना है। तो टर्टोइज की बात करें बच्चों याद रखना, टर्टोइज की जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 100 से 150 यानी कि 150 ईयर इनका लाइफ स्पेन होता है। बैनियन ट्री की बात करें, बरगद की बात करें बच्चों, तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 300 से लेकर 500 साल तक की जीवन अवधि इनकी होती है। काफ़ी ज़्यादा है। पूरी टेबल के अंदर अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जीवन अवधि किसकी है तो बचाना इस टेबल के अंदर बैनियन ट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बरगद बोलते हैं। चलिए, पॉइंट क्लियर हो गया। सब लोगों ने अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी इन चीज़ों को मेंशन कर लिया होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकंड जो पैरा आएगा हमारी एनसीईआरटी के अंदर उसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या है बच्चों याद रखना? रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। अब देखो जनन है क्या, ये हमने वहां पर भी पढ़ा होगा, 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है। तो देखो जनन क्या होता है कि जीवों के अंदर जनन को यहां पर साइंटिफिकली तरीके से परिभाषित किया गया है। साइंटिफिकली तरीके से यहां पर परिभाषित किया गया है, जिसमें जो एक जीव होते हैं, या तो एक हो सकता है जीव या फिर 2 जीव हो सकते हैं ना, सिंगल भी हो सकता है या फिर वो 2 भी हो सकते हैं। तो अपने समान क्या करते हैं, एक छोटे जीव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतति यानी कि ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि जनन हम लोग इसको बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर संतति क्या होती है? वापस से आपको पता है ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी, थोड़ी मैच्योर हो जाएगी और वो भी वही काम करती है जो उसके पेरेंट्स ने किया था। यानी कि इसके बाद वो संतति भी क्या करेगी? नई संतति को जन्म देती है। फिर से नई संतति बनेगी, वो वृद्धि करेगी, वापस से मैच्योर हो जाएगी, वापस से वो भी रिप्रोडक्शन करती है और नई संतति को जन्म देती है। ये क्यों जरूरी है? देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि उनकी स्पीसीज जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहे या फिर बनी रहे, है ना। तो
वंश को बनाए रखने के लिए जनन काफी ज्यादा जरूरी है। तो जीव किस प्रकार से जनन करता है, यानी उनका जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो किस प्रकार का, ये किस पे डिपेंड करता है, याद रखना। उसका हैबिटाट क्या है, वो रह कहाँ पर रहा है, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी है, या फिर और भी बहुत सारे जो फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं बच्चों, याद रखना। तो उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स हो गए, हैबिटाट हो गया, कुछ इंटरनल उसकी स्ट्रक्चर हो गई, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग बात करें बच्चों, याद रखना, रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, है ना, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन के प्रकार की बात करें तो बच्चों याद रखना, जनन के अंदर हो सकता है एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें या फिर दो पेरेंट पार्टिसिपेट करें। इस आधार पर जनन जो होता है वो दो टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है एसेक्सुअल, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की बात करते हैं बच्चों, याद रखना, इसके अंदर एक ही पेरेंट यानी एक ही पैतृक जो होता है वो संतति यानी कि ऑफ स्प्रिंग को उत्पन्न करता है। तो इसके अंदर ध्यान देना है, एक ही पेरेंट होगा और वो ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो याद रखना इसमें कभी भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें जो गैमीट नहीं बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दो गैमीट आपस में फ्यूज भी नहीं होते हैं। क्लियर सी बात होगी। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें, तो इसके अंदर बच्चों याद रखना प्रजननीय प्रक्रिया यानी कि बात करें यानी कि रिप्रोडक्शन की वो प्रोसेस जिसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। इनसे क्या बनता है? गैमीट बनता है। क्या बनता है? गैमीट बनता है। और ये जो गैमीट होते हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं, इनका फ्यूजन होता है। देन क्या बनता है बच्चों? याद रखना ऑफ स्प्रिंग बनता है। देन ऑफ स्प्रिंग बनता है। तो नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है यानी गैमीट बनता है, उनका फ्यूजन होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अब हम लोग इसका एनसीईआरटी से भी उस पैरा का रीडिंग लगाएंगे ताकि आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और नोट्स भी साथ साथ कवर हो जाए। चलिए बच्चों, ये हमारी एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, याद रखना। तो जीवों में जनन की बात करें तो यहाँ एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम यानी कि हम लोग साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर इसको परिभाषित करेंगे, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव यानी संतति को जन्म देता है। अब देखो, संतति वापस से आपको पता है ग्रोथ करेगी, ठीक है, ग्रो होगा वो, और उसके अंदर फिर मैच्योर होगा वो यानी परिपक्व होता है। देन वही संतति फिर से नई संतति का निर्माण करती है। क्लियर सी बात होगी। तो इस प्रकार जन्म फिर वृद्धि करेगा, फिर एटलीस्ट उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये साइकिल चलता रहता है। अब देखो रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है? देखो जनन में एक्चुअली होता क्या है कि प्रजाति के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म होता है वो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के अंदर निरंतरता बनाए रखते हैं, यानी कि अपना जो वंश होता है उसको वो मेंटेन करके रखते हैं, उसका वो बनाए रखते हैं। ठीक है। अब बाद में हम इस चीज को 5वें चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, वहां पर भी हम लोग इसको कंसिडर करने वाले हैं। जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता यानी बहुत सारे वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलती है, और प्रत्येक जीव अपने को मल्टी सेलुलर यानी बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। यानी कि ये डिपेंड करता है, देखो रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है कि उसका हैबिटाट क्या है, यानी वो रह कहाँ पर रहा है, उसकी इंटरनल जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं जो बताते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, किस तरह से ये जनन करता है। वही अगर बात करें, जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जैसे हमने नोट्स के अंदर देखा था। अब ये देखना, एक चीज ध्यान से देखना इस लाइन को,
एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित है। इसका मतलब क्या है वो पढ़ो, समझो ध्यान से। देखो एक ही ऑर्गेनिज्म किसके अंदर चाहिए, एक ही पेरेंट्स एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और दो पेरेंट जिसके अंदर जो अपोजिट गैमीट बनते हैं वो किसके अंदर चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो बात करते हैं जब संतति की उत्पत्ति यानी संतति का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण जो होता है, अगर वो एकल जनक के द्वारा होता है जिसमें एक ही पेरेंट होता है, ठीक है, और जिसके अंदर देखो गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ या उसकी अनुपस्थिति, यानी गैमीट की भागीदारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बच्चों याद रखना, गैमीट की भागीदारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन हम लोग बोलते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर याद क्या रखना है, इसके अंदर एक ही पेरेंट याद रखना पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, एक ही जो जनक होता है वो संतति का निर्माण करता है। वहीं अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो याद रखना जब दो जनक यानी कि दो ऑर्गेनिज्म, दो पेरेंट जो कि डिफरेंट यानी कि अपोजिट सेक्स वाले हो ना, डिफरेंट यानी अपोजिट, यानी कि एक मेल है तो दूसरा क्या है, फीमेल है, ये क्या करेंगे बच्चों याद रखना, ये मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है ना, यानी युग्मक का निर्माण करता है। ये भी अलग अलग होंगे, अपोजिट सेक्स वाले होंगे, एक तो मेल गैमीट होगा दूसरा फीमेल गैमीट होगा, और ये आपस में बच्चों याद रखना ये क्या करेंगे, आपस के अंदर फ्यूज होते हैं यानी कि इनका युग्मन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बच्चों याद रखना लैंगिक जनन हम लोग इसको बोलते हैं। बोलो ये सबको क्लियर हो गया इतना। देखो हम लोगों ने पहला दूसरा और तीसरा जो पेज था उस पेज को हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है, ऊपर वाला पैराग्राफ भी पढ़ा है, तीसरा पेज का याद रखना फर्स्ट चैप्टर का जो कि है जनन वाला। क्लियर हो गया? तो ये आप आज एनसीईआरटी को रीड आउट करना, कल से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे जिसके अंदर पहले हम लोग एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मेथड है ना, विधि है, जितनी भी विधि है, चाहे वो बडिंग हो, मुकुलन हो, जितनी भी है, खंडन हो, वो सारे मेथड हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आज से हमारी 12th क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ सभी एंड तक इस चीज़ को इसी तरह से पढ़ते चलेंगे और आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हो कि किस तरह से आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हो, है ना, उसी तरह से हम आप लोगों को ये पढ़ा देंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, हम लोग नून एकेडमी के ऊपर भी आ चुके हैं, नून एकेडमी यानी नून एकेडमी के ऊपर भी हम लोग आ चुके हैं। देखो बच्चों नून एकेडमी के ऊपर हमारी चल रही है 11th क्लास। कौन सी चल रही? 11th क्लास जो कि हिंदी मीडियम से है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग रहता है नून एकेडमी के ऊपर वो रहता है इवनिंग को 7 से 8 बजे तक। 7 से 8 बजे तक हमारा टाइमिंग रहता है इवनिंग को। 1 घंटा डेली हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, लाइव क्लास। साथ में आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलते हैं बच्चों, याद रखना क्या मिलते हैं साथ में, यहाँ पर नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर क्विज वगैरह चलता है, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, है ना, प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप अगर नून एकेडमी के ऊपर भी आना चाहते हो बच्चों, याद रखना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक कीजिए और नून ऐप को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नून एकेडमी के ऊपर भी। यहाँ पर हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे हैं और 11th क्लास का जो लेवल है वो भी बच्चों याद रखना नीट लेवल का है। कौन से लेवल का है? नीट लेवल का है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।